Link in description. Download the app for more videos. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक जो है डिस्कस किया था आपका फर्स्ट यूनिट से, और आज हम जो आपके एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ओके, मैक्सिमम एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी लास्ट टाइम हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए, बस उसी के ऊपर बेस यहाँ पे आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया होगा, आपने बेसिक जो भी है पहले वीडियो देखा है, उसके बाद आप एमसीक्यू के ऊपर आ रहे हो, तब जाकर के ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले बेसिक कवर करना पड़ेगा, तब ये एमसीक्यू समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमने मोस्ट ऑफ द चीजें बेसिक में कवर करवाई है। वैसे यहाँ पे भी जो चीज नहीं है, कुछ अगर न्यूली ऐड होते हैं कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। हमने यूनिट 1 में देखो सबसे पहले देखा है बेसिक देखा है, जिसमें हमने मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे हैं। उसके बाद में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा है। ओके, बेसिक मैट्रिक्स के बाद हमने देखा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बाद हमने देखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद आइजेन वैल्यू, आइजेन वेक्टर एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये पूरे सिलेबस के आपके पॉइंट्स है यूनिट 1 से M1 के। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने अलग तरीके हैं यहाँ पे पूछने के, वो सभी आज के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएंगे। इतना भी अगर आप 100% करते हो ना, तो आपके जो भी मैक्सिमम एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आ जाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलो गुड, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। ये सब कुछ हमने बेसिक में देखा है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको नल मैट्रिक्स बोला है। जीरो मैट्रिक्स भी बोला है। तो सभी एलिमेंट अगर जीरो है, उसमें नॉन जीरो रो तो है ही नहीं। रैंक कैसे फाइंड की जाती है? रैंक फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होना जरूरी है। मतलब कोई ना कोई एक रो ऐसा होना चाहिए कि उसमें एलिमेंट होने चाहिए। तो जीरो, नल मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। सभी एलिमेंट जीरो है, मतलब रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन आपका बी बन जाता है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। बिकॉज नल मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट जीरो रहेंगे, नॉन जीरो रो कोई भी नहीं रहेगा, तो उसका रैंक जीरो रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू n, देन मैट्रिक्स A इज। अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या दिया है आपको? n दिया है। देखो यहाँ पे शायद क्वेश्चन ना दिख रहा हो, तो आगे कर लेंगे हम यहाँ पे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? यस, क्वेश्चन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मतलब 1 बाय, जो हम बोलते हैं ना 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4, वैसे n ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जिसका रैंक भी n है। देन द मैट्रिक्स A इज, मैट्रिक्स क्या होता है? अगर नंबर ऑफ ऑर्डर और रैंक सेम है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ओके, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर इसमें हमने देखा था मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट के केस में भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर डिस्कस किया। चलो ठीक है, बेसिक अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे एटलीस्ट जो चीजें याद रखने वाली है उसको याद रखो। जैसे कि ये भी एक कंसेप्ट बनता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी n है। ऑर्डर का मतलब क्या है? जितने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको ऑर्डर बोला गया है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर उतना ही अगर उसका रैंक होता है, मतलब रैंक और ऑर्डर अगर सेम है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलना है आपको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलना है। ऑर्डर एंड रैंक सेम, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विथ रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन n। यहाँ पे रैंक जो है ना, ऑर्डर से लेस है। अगर रैंक ऑर्डर से यहाँ पे लेस है तो ये सिंगुलर बनता है। रैंक और ऑर्डर सेम, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। रैंक लेस देन ऑर्डर है, रैंक मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू कैनोनिकल फॉर्म, इक्लोन फॉर्म है तो कैनोनिकल फॉर्म में लेकर आते हो। कोई रो अगर जीरो बनता है तो उसको माइनस करते हो, जो बच जाएगी नॉन जीरो रो, उसका रैंक मिल जाता है। रैंक तो सबको पता है ना, रैंक किसको बोलना है, बिकॉज हम रैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट माइंड में आपके रैंक तो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो सर क्वेश्चन तो रैंक वाले कर रहे हैं, लेकिन रैंक बोला किसको गया यही पता नहीं, तो हम क्या समझे सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं किसी के माइंड में, तो रैंक का मतलब बता देता हूँ। कोई मैट्रिक्स अगर होता है तो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट अगर जितने रो में है, वही जो है आपको रैंक देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक रो ऐसा लिखा है जहां पे सभी एलिमेंट जीरो है, तो ऐसे केस में इसका रैंक कितना हुआ? इसका रैंक हुआ 1 एंड 2। इसमें दो ही रो ऐसे हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, ये इसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसका रैंक है 2। इसको रैंक बोला जाता है। जितने नॉन जीरो रो वो मतलब रैंक है। ठीक है,
तो जो भी होता है डिपेंड ऑन, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे 2 रो मैंने 0 लिख दी है, तो अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, इसका रैंक 1 हो गया। तो इस रैंक की बात चल रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है, मतलब 3 बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 by 3 है मतलब 3 बोल सकते हैं। ऑर्डर अगर 3 है और उसी का रैंक भी उतना ही है, ऑर्डर और रैंक सेम। अब यहाँ पे देखा जाए तो रैंक 2 है, यहाँ पे रैंक कितना है, यहाँ पे रैंक 2 है और ऑर्डर कितना है 3 है, मतलब रैंक कैसा हुआ, ऑर्डर से लेस हुआ, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन एन, एन मतलब ऑर्डर। तो ऐसे केस में आपका मैट्रिक्स सिंगुलर रहेगा, तो इस केस में डिटर्मिनेंट 0 आता है। क्यों डिटर्मिनेंट 0 आता है, बिकॉज एक रो पूरी तरह से 0 है, और जब एक रो पूरी तरह से 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। और हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात क्या की थी कि डिटर्मिनेंट 0 तो मैट्रिक्स सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन 0 मैट्रिक्स जो भी आपका नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर के केस में डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, और जब एक रो 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 होता ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखो ना, ये किसी का भी, दोनों में से किसी का भी एक का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, बिकॉज एक रो 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट 0 तो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, इसकी वजह से ये सिंगुलर है। लेकिन रिलेशन रैंक के साथ लगाया, कंसेप्ट तो वही है, डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, लेकिन रैंक के साथ रिलेशन कैसे लगता है तो ये समझ में आना चाहिए। रैंक कम है मतलब एक रो 0 होने वाला है, रो 0 होने वाला है मतलब डिटर्मिनेंट 0 आने वाला है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर बोला। और अगर रैंक और ये इक्वल है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट होते 1 2 4, तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता। ओके, इस केस में तो पता है डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता, तो यहाँ पे ये नॉन सिंगुलर बन जाता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये भी डिस्कस किया, पॉइंट में लिखा है यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स किसको बोला गया आपने, यूनिट किसको बोला है, यूनिट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यूनिट इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज हम A इज इक्वल टू लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका ऑर्डर कितना है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो ये इसका रैंक कितनी होगी, रैंक भी 3 होगी। अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते, जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हो आप, तो आई से डिनोट किया तो भी चलेगा यहाँ पे। तो अगर हम आई इज इक्वल टू लिखते हैं एक 2 by 2 का मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसका रैंक कितना होगा, जितना ऑर्डर उतना रैंक होगा। तो ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, उसके ऑर्डर के बराबर होता है। ओके, रैंक जो होता है ना यूनिट मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक है उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, 1 नहीं बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का रैंक डिपेंड करता है ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर आप 4 by 4 का लिख रहे हो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ऐसे केस में रैंक कितना हुआ, 4 by 4 का मैट्रिक्स है तो सभी रो नॉन जीरो है, हर एक इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, और आइडेंटिटी मतलब ये ऐसा होगा ही होगा, तो इसका रैंक 4 होगा। मतलब जितना ऑर्डर उतना रैंक, कब, अगर आपका मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, बार बार इसको रिपीट करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला हमने क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, if a matrix, okay, if A is a matrix, then by elementary transformation, by elementary transformation operating on A, rank of matrix A is, अगर हम कोई मैट्रिक्स A है उसके ऊपर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब R1 इंटरचेंजेस R2, R2 इंटरचेंजेस R3, किसी को मल्टीप्लाई करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ये वाली चीज, ये वाली चीज जब हम करते हैं तो ऐसे केस में आपकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक तो सेम रहेगा, सिर्फ आप रो ऊपर नीचे करोगे, किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन रैंक में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो रैंक सेम होगा। तो हमने वही बोला है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते तो रैंक के बारे में क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, रैंक कैसा होगा इसका, सेम होगा, रैंक सेम नॉट अल्टर। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही होगा, बिकॉज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से रैंक में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नंबर एलिमेंट चेंज हो गया लेकिन रैंक में चेंज नहीं होगा। अगर कोई मैट्रिक्स एक बार फिक्स हो गया तो, फिक्स हो गया तो रैंक्स रिमेन सेम। अगर ऑलरेडी अपने रैंक फाइंड कर लिया उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा तो रैंक चेंज नहीं होगा। पहले फाइंड करने के लिए तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाते हैं रैंक फाइंड करने के लिए, ठीक है। देखो देन का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा जो है इसमें से दिया हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है? अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ओनली 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर. व्हिच 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर? ओके, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास? जस्ट मिनट. व्हिच ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर? आपके पास कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है? 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री में. आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, आप किसी को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप किसी को मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ये 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन है. इसके अलावा नया कुछ दिखे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. देखो, अब इसने बोला है कि k इंटू आर आई. k इंटू आर आई का मतलब क्या है कि किसी रो को ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट से. मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका. यहाँ पे आर आई माइनस आर जे दिख रहा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन रो के साथ हो रही है. किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो -1 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऐड किया होगा तो हम रो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन में है. सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला देखो, आर आई में प्लस के टाइम्स आर जे हो रहा है. किसी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, थर्ड नंबर वाला ट्रांसफॉर्मेशन है. आपने आर जे को मतलब किसी R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई किया और किसी और रो में ऐड किया. चलता है ना. हम रैंक फाइंड करने के लिए यही तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं. ओनली 3 ट्रांसफॉर्मेशंस आर देयर, जो रो के लिए वही कॉलम के लिए. तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते, देखो आर आई मतलब कोई रो है और किसी रो में कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं. हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो को, लेकिन किसी रो में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते. तो 3 ट्रांसफॉर्मेशंस कौन से हैं आपके, वो भी बता देता हूं साथ साथ में. आप इंटरचेंज कर सकते हो आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, किसी रो के साथ किसी और रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो. R1 R2 R2 R3 R3 R1 जो भी है इंटरचेंज कर सकते हो. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, किसी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी कांस्टेंट से, ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप किसी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उसको किसी और रो में ऐड करो, चलेगा. या तो इसको आप लिखते वक्त थोड़ा ऐसे लिख दो. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी रो में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं नॉन जीरो मल्टीप्लाई से, मतलब आर आई प्लस के टाइम्स आर जे. ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन ही है आपके पास. लिखने का मैंने ये तरीके से दिया, मीनिंग समझ लो. इंटरचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बस यही 3 कर सकते हो, इसके अलावा नया कुछ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे नया दिख रहा है कि आप किसी एक रो में डायरेक्ट ऐड करने की बात कर रहे हो. किसी रो में कोई कांस्टेंट डायरेक्ट ऐड नहीं होता. ओके, आप बेसिक वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है. वहां पे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा. और जो जो बेसिक की वीडियो रखे सभी इंपॉर्टेंट है, उतना देख के भी अगर आप जाते हो ना तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा. और ये एक बार आप रिवाइज करते हो ये एमसीक्यू के वीडियो तो आपका पूरा एमसीक्यू का प्रिपरेशन हो जाता है. पूरी बात हम यहाँ पे अच्छे से बता रहे हैं. ठीक है, चलो. तो ये चीज हो गई आपकी. हमने देखा रैंक के बारे में डिस्कस किया, सॉरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया इस क्वेश्चन में. अब यहाँ पे देखो अगेन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. सेम क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी कॉलम होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. ओके, एलिमेंट्री है मतलब कॉलम के साथ दिया है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, पहला रो के लिए था. तो अब यहाँ से आप बताओ कौन सा नहीं है, एक बार आप बताओ, ऑप्शन कमेंट में दे दो कौन सा इसमें नहीं है. कॉलम के साथ किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे मैंने कहा ना 3 ट्रांसफॉर्मेशन रो के लिए है, वैसे ही 3 ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम के लिए भी सेम है. आप कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो, किसी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन होना चाहिए, एक बार बताओ. यस, ऑप्शन बी बता रहे हैं सर. यस, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी. पीडीएफ ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है, ये उनके क्रैश कोर्स में है, मतलब इसमें रेगुलर बैच में नहीं होगा तो वो भी मिल जाएगा. ठीक है, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. अभी जितना मैंने बताया उसमें से अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है. मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ फिर से एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो. मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ. ठीक है, आज जितने हो गए उतने लेके, अगर कल का दिन देना पड़े तो चलेगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन कवर कर लो. 12 मार्क्स आपके हैं इसके ऊपर. ठीक है,
चलो बी भी ऑप्शन आ रहे हैं लोग के, ठीक है, चलो मैक्सिमम लोग बी बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार बी ऑप्शन में क्या बोला है। हाँ, किसी कॉलम से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया गया है, किसी कॉलम से डायरेक्ट कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया गया है, नहीं कर सकते। हाँ, आप कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पूरा एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। आप किसी कॉलम को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट से, चलता है। थर्ड वाले में हमने कहा किसी को मल्टीप्लाई करो और किसी और में ऐड सब्ट्रैक्ट करो, चलता है, लेकिन किसी कॉलम में डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं चलता। आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब मान लो सी आई, इसके अपॉन में के दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी आई अपॉन के का मतलब ये होता है कि आप 1/k से मल्टीप्लाई कर रहे हो सी आई को, तो चलता है। जहां पे के क्या होना चाहिए, के नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसे चलेगा, लेकिन डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलता, ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो। ऑप्शन बी इज राइट। चलो क्या बोला है फिर हमने यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ A is a matrix with rank R, then the rank of its transpose, अगर मैट्रिक्स A का रैंक R है तो उसके ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा। ओके, ऑप्शन देख लो यहाँ पे, ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, R-1, R+1, R एंड नन ऑफ अबव। क्या बोला यहाँ पे आपका, ट्रांसपोज, हमने कहा था ना ट्रांसपोज में होता क्या है, देखो ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में आपका सिर्फ रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो हो जाता है, तो रैंक में यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्या, कोई एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैट्रिक्स का रैंक आर है तो उसके ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स हमने लिखा है 1 2 3 0 4 5 0 0 0, ऐसे हमने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या बनेगा, हमने कहा ट्रांसपोज की बात चल रही है ना, ट्रांसपोज की बात चल रही है, और हमने क्या कहा, इफ मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर देन द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज कितना आ जाएगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे एक रो ऑलरेडी आपका, एक यहाँ पे रो क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, लेकिन रो बिकम कॉलम अगर करते हैं तो जस्ट मिनट एक बार देखो यहाँ पे क्या बोला है, रैंक ऑफ आर देन रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज पूछा है ना, और रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज ये सेम कैसे आ रहा है, ट्रांसपोज जो है आपका यहाँ पे, अच्छा मैट्रिक्स, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, रैंक निकालने के बाद ट्रांसपोज नहीं ले रहे हैं, ट्रांसपोज कब ले रहे हो आप, ऑलरेडी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले रहे हो, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर दिया है आपको 1 2 3 3 2 1 1 2 1, ये मैट्रिक्स दिया है, और इसका रैंक मान लो आपका आर आ रहा है, ठीक है, इसका रैंक जो भी होगा आर होगा, R1 2 3 रैंक हो सकता है, इससे ज्यादा तो रैंक हो नहीं सकता, तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो आप सॉल्व करोगे तो उसका रैंक कितना आएगा, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर आप रैंक फाइंड आउट करते हो तो रैंक का सेम आएगा, तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का रैंक रिमेन सेम, अगर आर रैंक है तो उसके ट्रांसपोज का भी रैंक कितना रहेगा, आर रहेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, कि द रैंक ऑफ आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, होगा शायद ये क्वेश्चन, हमने रैंक ऑफ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कितना है, यस, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, तो ये पता है आपको, रैंक किसके बराबर है, उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप अगर बताओ तो अच्छा रहेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस व्हिच इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, व्हिच इज नॉट, देखो आगे क्या कहा है, व्हिच इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, इसमें से कौन सा आपका नॉर्मल फॉर्म नहीं है, अभी ऑप्शंस एक बार देख लो, ऑप्शन शायद थोड़ा भी यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ये कर लिया गया है, तो ऑप्शन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म कौन सा नहीं है बताओ इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे 0 1 सॉरी 0 0 1 0 है, 0 1 0 0 है, ये सभी जीरो है, यहाँ पे 1 है, नॉर्मल फॉर्म कौन सा नहीं है बताओ, यहाँ पे ये और ये बाकी जीरो है, यहाँ पे ये सभी 1 1 है लास्ट तक, यहाँ पे ये सभी 1 1, और ये लास्ट में एक कॉलम जीरो का है यहाँ पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म पता है आपको किसको बोला गया है नॉर्मल फॉर्म, देर आर 4 नॉर्मल फॉर्म्स, 4 टाइप्स के जो आपके यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, कौन से नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, यस, एक होता है आई आर, मतलब आइडेंटिटी फॉर्म में, एक होता है आपका आई आर और कॉलम जीरो, एक होता है आपका आई आर, ओके, रो जीरो, ओके, और एक होता है आपका आई आर और कुछ कॉलम जीरो कुछ रो जीरो, ऐसे फॉर्म में आपके 4 नॉर्मल फॉर्म होते हैं, इसमें से किसी एक फॉर्म में है तो नॉर्मल, अदरवाइज नहीं, ठीक है,
तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, ऐसे किसी भी टाइप में नहीं है। ये वाला फॉर्म देखो, यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, इतना अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो बना है ये आपका I2 है, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और बाकी के सभी 0 है, तो वो इस फॉर्म में आ रहा है फोर्थ वाले, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये सभी आइडेंटिटी है, मतलब ये I3 के फॉर्म में है, इसका I3 बन रहा है, ये सभी 1 1 डायगोनल एलिमेंट है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 है। यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 1 है, ओके, ये वाला लास्ट वाला देख लो, ये ऑलरेडी 1 1 है और एक कॉलम 0 मिल रहा है, मतलब ये किस फॉर्म में है, यस, इसका फॉर्म क्या है, यहां से छोड़ दो इसको, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे एक I3 बना रहा है और एक कॉलम एक्स्ट्रा है, तो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट क्या मतलब कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये इधर अलग अलग वन दिख रहे, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, कुछ कुछ नहीं बन रहा है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिफाई करते आना चाहिए क्वेश्चन देख करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म, फिर से नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसको आप बताओ, ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे दिया, बताओ कौन सा नहीं है, ऑप्शन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म। अब देख करके बता सकते हो कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म, कौन सा नॉर्मल फॉर्म नहीं है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, डी, वेरी गुड। चलो डी यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म नहीं है, एकदम करेक्ट। अभी 4 ऑप्शंस बताए हमने, यहाँ पे 4 ऑप्शंस कौन से बताए हैं, यस, 4 ऑप्शंस में हमने बोला है एक तो आई आर होना चाहिए, या तो आपके पास आई आर के साथ एक कॉलम 0, एक से ज्यादा कॉलम 0, या तो आई आर के साथ कुछ रोज नीचे 0 होने चाहिए, या तो आई आर के साथ कुछ रोज या कुछ कॉलम्स 0 चलेंगे, लेकिन हर बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, हर बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, और उसके साथ एक्स्ट्रा रो कॉलम चलेंगे 0 होते हैं तो, या तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनता है ऑर्डर का तो चलता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ 1 दिख रहा है, एडिशनल 1 की जरूरत ही नहीं है ना, हाँ, वहां पे अगर 0 होता तो वो भी नॉर्मल फॉर्म बन जाता, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, मतलब एक्चुअली अपना अभी ऑप्शन तो डी सही है, अभी के लिए ऑप्शन डी सही है, कि तो नॉट के लिए पूछा है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म ये नहीं है, अंडरस्टूड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म इसलिए मैं ले रहा हूँ, एक बार फॉर्म समझ में आ जाए तो सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपको पूछे जा सकते हैं, माइंड में कंसेप्ट क्लियर करो, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 101%। हम लास्ट में प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है कुछ वो भी सॉल्व करेंगे, आपके पास कुछ क्वेश्चन हो गए जो प्रीवियस ईयर से कहीं हो गए तो वो भी शेयर करके वो भी सॉल्व करेंगे, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या बोला यहाँ पे अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म है पूछा, पहले नहीं के लिए पूछा था, है के लिए पूछा, नॉर्मल फॉर्म है, तो ऑलरेडी फर्स्ट हमें दिख रहा है ये तो नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, और ऑल ऑफ अभी तो हो नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी दो नहीं है, बस एक ही है आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट, ओके, ऑप्शन ए नॉर्मल फॉर्म में है। हाँ, अब ये वाली बात थोड़ी सी सॉल्व करने वाली होगी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बताओ अब यहाँ पे, चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे आपको पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में 2 2 2 3 3 3 4 4 4 और रैंक बोला है, रैंक पूछा है, रैंक। अब हम क्या देखते हैं पता है, हमें पता है रैंक का मीनिंग क्या पता है, आपने बोला था सर जितने नॉन जीरो रो वो रैंक होता है, तो यहाँ पे मुझे सभी नॉन जीरो दिख रहे हैं तो मैं रैंक 3 बोल देता हूँ, ऑप्शन डी टिक कर देता हूँ, और मैं खुश हूँ घर पे आके, भाई मैंने रैंक बता दी सबकी, इसका तो मेरा बिल्कुल सही है, रैंक 3 है। गलती करते हो, रैंक कब फाइंड किया जाता है, पहले उसको रिड्यूस करो, मैट्रिक्स को रिड्यूस करो, मतलब क्या है, उसको जीरो करने की कोशिश करो, जितना जीरो होता है सॉल्व करो, कैनोनिकल फॉर्म लगाओ, तब जाकर के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रैंक मिलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बताना है, वैसे तो क्वेश्चन दिया जाता है रैंक फाइंड करने के लिए, तो इसका रैंक 3 नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पहले इसको थोड़ा तो सॉल्व करो, सॉल्व तो करना पड़ेगा, ओके। कैसे सॉल्व होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, आपको पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप्स के हैं, आप किसी को इंटरचेंज कर सकते हो, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके, और किसी को मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ऐसे केस में मैं पहले R1 को क्या करता हूँ, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, R2 को क्या करता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और R3 को क्या करता हूँ 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे क्या होगा,
मेरा मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और ऐसे केस में अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो R2 के ऊपर, R2 माइनस R1 कर दो, और R3 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, R3 माइनस R2 कर दो, तो क्या होगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सेकेंड रो क्या बनेगा, पहला रो तो 1 1 1 रहेगा, सेकेंड रो क्या बनेगा, 0 0 0 बनेगा। R3 माइनस R2 कर दो, R3 में से सॉरी R3 माइनस R1 कर दो, फिर से R2 नहीं R1, तो R3 माइनस R1 कर दो, क्या होगा, 0 0 0। अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, अब ये तो वैसे ही बचा रहेगा एक। तो ऐसे केस में रैंक कितना आता है, ओनली 1, एक ही रो बचा जो नॉन जीरो, बाकी तो जीरो बन चुके। ये कॉमन कांस्टेंट निकाला होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी किया होगा वो होता है यहाँ पे। रिड्यूस जब करते हो तो ऐसे केस में ये मिलता है। अब इसको कैनोनिकल का मेथड लगा दो, पहला एलिमेंट 1 करने की कोशिश करो, 1 करने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, उसके नीचे के 0 करने की कोशिश करो, इसके नीचे के जब ये 0 करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 बन जाएंगे आपके, ऐसे ही बनेंगे, कैनोनिकल फॉर्म लगाओ। तो रैंक यहाँ पे 1 आता है, इसका रैंक क्या है, 1 है, 3 नहीं है। डायरेक्ट मत देख के बताना, इसका रैंक 1 है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का टाइप समझो। अब इसी टाइप में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो वैल्यू अलग होगी या तो सेम सेम होगी, 3 3 3 4 4 4 5 5 5 10 10 10 11 11 12 12 12, कुछ भी हो सकता है ना। एमसीक्यू कभी एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा आपको, टाइप सेम मिलेगा, पूछने का तरीका सेम मिलेगा, कंसेप्ट सेम मिलेगा, क्वेश्चन वैल्यू चेंज होके आएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके आगे। कुछ क्वेश्चन हम आगे ऐसे भी सॉल्व करेंगे जो इसके अलावा कुछ होगी जिसमें हमें डायरेक्ट रैंक फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, और वैसे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये वाला देखो, रैंक आ गई, ये देखो यही सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, रैंक वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगेन क्वेश्चन कौन सा है आपका, रैंक वाला क्वेश्चन है। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ना, और ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, हार्डली 1 या 2 स्टेप सॉल्व करनी होती है, ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं है हमें, 1 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यस कुछ बोलना है, यस पूछना है कुछ। पिछले क्वेश्चन एकदा रीड करके दिखो, पिछला पिछला क्वेश्चन। कौन सा, इससे पहले वाला। हाँ ठीक है, देखो क्या बोला हमने यहाँ पे, इससे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, सेम एलिमेंट थे ना आपके, एलिमेंट सेम थे, हमने उसको सॉल्व किया था। यहाँ पे अब वो रफ हो चुका है, फिर भी रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, हमने सबको पहले 1 बना लिया, और 1 करने के बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाए थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लगाए थे। क्या थे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कहा पहले सबको, इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो, तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये बात समझ में आई क्या, पहले बताओ। इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1/4 से। तो ये बनने के बाद R2 में क्या चेंज किया, R2 में चेंज किया R2 माइनस R1, R3 में क्या चेंज किया, R3 में चेंज किया R3 माइनस R1। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 0, इसमें से भी माइनस करेंगे 1 1 1, तो 0 0। तो मैट्रिक्स क्या मिलता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 1 1, इसके बाद दोनों भी रो आपके मिलते हैं 0। तो रैंक कितना बना, रैंक 1 बना, ये आपका क्वेश्चन था, रैंक 1 बना, यही तो रिपीट किया ना, वही तो बात अच्छे से बताई ना डिटेल में, नहीं समझा, क्लियर है। रैंक 1 आ रहा है, ऐसे पहले 1 1 1 कर लो, फिर इसको सॉल्व करो, बिकॉज सभी एलिमेंट सेम थे इसलिए मैंने 1 को ऑप्शन चूज किया। अदरवाइज कैनोनिकल फॉर्म अभी भी लगा सकते हो। कैनोनिकल फॉर्म क्या बोलता है, पहला एलिमेंट 1 करो, 1 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब R1 में क्या, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डिटेल करूंगा तो कितने एमसीक्यू हो गए, हार्डली एक आधे लेक्चर में 5 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझ लो। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं हम, 1/2 टाइम्स R1 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो क्या हुआ, 1 1 1, बाकी है 3 3 3 और 4 4 4। और कैनोनिकल फॉर्म क्या कहता है, पहला एलिमेंट 1 आने के बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 करो, यही तो कहता है ना कैनोनिकल फॉर्म। तो इसके नीचे के 0 करने के लिए आप क्या करोगे, R2 में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, R2 में कैसा चेंज होगा, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 होगा। और R3 में चेंज करो, R3 में कैसा चेंज होगा, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 होगा। ये मेथड है ना आपके पास, कैनोनिकल फॉर्म से सॉल्व करो। अगर आपको बाकी नहीं समझ में आ रहा है ये शॉर्टकट, तो कैनोनिकल फॉर्म से करो। कैनोनिकल फॉर्म में जब इसको मल्टीप्लाई करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये भी तो सभी एलिमेंट सेम है, ये भी तो ऊपर 1 1 है, जब ये 0 होगा तो ये भी तो 0 हो गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ये 0 बन जाएगा। और ये यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ऐसे भी तो 0 बन रहा है, सभी रो 0 बन रहे हैं, तो रैंक 1 मिल रहा है। चाहे ऐसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैनोनिकल फॉर्म लगा दो। क्लियर है क्या क्वेश्चन, आप बताओ।
या और कुछ डिस्कस करना है इसके ऊपर? क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास कैनोनिकल फॉर्म होता है, मैं आपको जनरली क्यों सजेस्ट नहीं किया इससे पहले वाले को, अब यहाँ पे मैं कैनोनिकल फॉर्म सजेस्ट करूंगा आपको, लेकिन इतनी जरूरत होती नहीं है। ये जब क्वेश्चन रैंक पूछते हैं ना, तो डिफिकल्ट नहीं पूछते, हार्डली 1 या 2 स्टेप में सॉल्व हो जाते, पहले ही स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते। डायरेक्ट सीधा सीधा देने से मतलब नहीं बनता, जैसे कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा दिया है, ये देखो इसका रैंक आप भी बता सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से थर्ड ऑर्डर का रैंक 3 होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है क्या? तो इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना स्टूडेंट को, कि भाई रैंक पूछा है, नंबर दिख रहा है, मतलब कोई कोई सोचता है जिसने स्टडी नहीं किया, जिसको पता नहीं शॉर्टकट कि भाई रैंक ऐसे फाइंड करते, वो तो बहुत सोचा अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया रैंक के लिए, इतनी लेंदी मेथड कौन करेगा, वो तो छोड़ देता है क्वेश्चन। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देखो क्या चीज है, लॉजिक देखो कि ये 1 2 3 है, इसका डबल कर दो, सॉरी इसका हमने यस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही रो मिलेगा, R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही रो मिलेगा। इसका रैंक भी क्या आएगा देखो, आप R2 में चेंज करो, R1 तो ऑलरेडी 1 है, आप कैनोनिकल फॉर्म में जाओगे, कैनोनिकल फॉर्म कहता है कि पहला 1 आने के बाद उसके नीचे के एलिमेंट 0 करने होते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म है। तो इसके नीचे के 0 करने के लिए आप क्या करोगे, R2 में क्या चेंज करोगे, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 करोगे, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई करोगे। देन R3 में क्या चेंज करोगे, आप R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 करोगे, और जब ऐसी प्रोसेस करोगे ना, तो ये सभी के सभी 0 0 बन जाएंगे, एक ही स्टेप में 0 0 बन जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 होगा, 6 माइनस 6 0 होगा, 3 माइनस 3 9 होगा, 9 माइनस 9 0 होगा। वैसे ही यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 माइनस 4 0 होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 माइनस 8 0, वैसे ही 12 0। तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 1 2 3, और बाकी सभी एलिमेंट आपके मिलेंगे 0। बात समझ में आ गई? तो रैंक कितना बना, फिर से रैंक 1 बना। अगर बिना देखे सोचे आप बोलोगे अरे सभी तो नॉन जीरो दिख रहा है मतलब रैंक 3 है, ऐसे नहीं, सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद रैंक बतानी पड़ती है। तो यहाँ पे रैंक 1 रहेगा, ऑप्शन बी इज राइट, रैंक 1 है यहाँ पे। क्लियर है? चलो आई होप की बात समझ में आ रही है आपको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पता है। अब देखने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 101% ये चीजें समझ में आती है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन से होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे कैनोनिकल फॉर्म क्या है, इक्लोन फॉर्म क्या है, ये आपको अगर पता है तो आप इजीली ये क्वेश्चन करते हो। नहीं तो मैंने बेसिक में रखे हैं, ओके, बेसिक जो वीडियो है, हर एक टाइप की वीडियो है, उसमें देख लो पहले, फिर क्वेश्चन की वीडियो रिपीट करना। आज अगर नहीं समझ में आ रहा ना, किसी को लग रहा होगा नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले बेसिक वाले वीडियो देखो, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्लोन फॉर्म, ये सब फॉर्म देखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा 10-10-15 मिनट की वीडियो है, ओके। चलो क्लियर है? ओके, चलते हैं आगे। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, पहले बेसिक एक बार देख लोगे तो ये इजी लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने वाली चीज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें तीनों के तीनों नॉन जीरो बनते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना उतना रैंक होता है, ये थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 होगा, इसका रैंक 3 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। हाँ, ये वाले केस में देखो, अगेन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, रैंक के लिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, रैंक के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या होगा रैंक यहाँ पे, ये 1 0 0 है, 1 0 0 है, 0 0 1 है, आप बिना देखे सोचे समझे क्या बोलोगे, रैंक 3 है, इसका रैंक 3 नहीं है, ये 1 और ये 1 है। कैनोनिकल फॉर्म क्या कहता है, पहला एलिमेंट 1 है तो उसके नीचे के सभी 0 होने चाहिए, तो इसके नीचे सभी 0 नहीं है, फिर नहीं है तो आप बनाओगे, बनाओगे तो कैसे बनाओगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, R2 चेंज करोगे आप, R2 को कैसे चेंज करोगे, R2 माइनस R1 करके, बिकॉज यहाँ पे 1 है ऊपर 1 है, तो सबट्रैक्ट करो, तो फर्स्ट रो बनेगा 1 0 0, और सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सबट्रैक्ट करो ना आप, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सबट्रैक्ट करो, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 0 बनेगा, और ये दोनों तो 0 है तो 0 ही रहेगा ना, और थर्ड रो एज इट इज 0 0 1, तो रैंक में तो लास्ट में 1 आ सकता है ना आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बीच वाला रो देखो, बीच वाला रो पूरी तरह से क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो नॉन जीरो रो कितने बचे, नॉन जीरो रो सिर्फ 2 बचे, तो इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं, जस्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको 1-2 लगाने होते हैं, रैंक वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ओके। देखो इसके बाद, हाँ, ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन फिर से आ गया, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स I4 देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जितना I4 लिखा है मतलब सीधी बात बता दी ना उसने, इसका रैंक कितना होगा, यस I4 है तो रैंक 4 होगा ना, I2 है तो रैंक 2, जितना लिखा है नॉर्मल फॉर्म में वो उसका रैंक होता है। यहाँ पे I4 लिख दिया है मतलब रैंक 4 है, I3 लिखा होता नॉर्मल फॉर्म में तो रैंक 3 होता, रैंक कितना होता इसका
3 होता है। अगर ऐसे नॉर्मल फॉर्म लिख दिया I2 और इसके साथ ये 0 0 0 दे दिया तो रैंक कितना है? यहाँ पे अगर आपने I2 लिखा है तो रैंक 2 है। अगर आपने ऐसे लिखा है I3 और उसके साथ 0 ओके दे दिया, रैंक कितना हो गया? रैंक 3। जितना ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उतना नॉर्मल फॉर्म में भी उतना उसका रैंक होता है। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म में जहां पे भी जो आई का ये दिख रहा है ना आपको 3 2 1 उतना रैंक होता है। ओके, उतने उसमें नॉन जीरो रोज है। क्लियर बात है? इसका रैंक 4 होगा। ओके, आगे चलो। इफ A is a matrix of order 3/4 reduced to the normal form, अगर एक मैट्रिक्स 3/4 का है, 3/4 का है, उसको अगर हम 3/4 मतलब रो कितने हुए इसमें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। अगर नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम जितने चाहे रहने दो ना, नंबर ऑफ रोज की बात चल रही है यहाँ पे रैंक के लिए। नंबर ऑफ रोज अगर 3 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसमें 3 रोज है। अच्छा, 3/4 है तो एक कॉलम और होगा यहाँ पे, 6 7 8 एक कॉलम और होगा, 4 कॉलम है, 3 रोज है। तो इसका क्या पूछा है? रेड्यूस इनटू द नॉर्मल फॉर्म, और फॉर्म भी दे दिया है, अच्छी बात है, फॉर्म भी दे दिया I3 0, देन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मुझे नहीं लगता डिस्कस करने वाला था, मैंने देखा नहीं। I3 है मतलब रैंक कितना होगा? यस, रैंक 3 होगा, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, रैंक 3 है यहाँ पे। ओके, I3 है तो रैंक 3 है। इफ मैट्रिक्स ए रिड्यूस बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्म में आ गया, बताओ इसका रैंक कितना है? रैंक कितना है इस क्वेश्चन में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इधर 0 बन रहा है, तो इसका रैंक कितना है? 2 ही रो है और दोनों नॉन जीरो, तो रैंक 2 है। यहाँ पे आप फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? अब इसको क्या सॉल्व करेंगे? 1 है, 1 के नीचे सभी 0 है, सेकंड एलिमेंट 1 है, उसके नीचे रो ही नहीं है, तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में है। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या सर, बार बार कैनोनिकल फॉर्म इक्लोन फॉर्म बोल रहे हैं, हमें तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। अब कैनोनिकल फॉर्म ये बोलता है कि पहला एलिमेंट अगर आप 1 कर लेते हो तो इसके नीचे जितने भी रो होंगे ना वो सभी 0 होंगे। फिर दूसरा एलिमेंट इसके सेकेंड रो में राइट साइड में होना चाहिए, यहाँ पे इसके साथ एलिमेंट रहते हैं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट जो इस रो का शुरू होगा वो 1 से शुरू होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे शुरू हो, वो यहाँ से भी हो सकता है लेकिन 1 से होना चाहिए, फिर उसके पास इससे पहले 0 होना चाहिए। एक तो ऐसा होना चाहिए, या तो जनरली क्या होता है कि आपका सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट आपका 1 होता है, फिर इसके बाद जो भी एलिमेंट आते हैं आने दो। थर्ड एलिमेंट 1 लिखा है तो इसके नीचे के सभी 0 हो गए, इसके बाद 1 यहाँ पे होना चाहिए, जरूर नहीं कि यहाँ पे, इसके आगे भी हो सकता है लेकिन उससे पहले सभी 0 होने चाहिए। अब ये 1 लिखा है तो इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दो, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये जो फॉर्म है ये आपका कैनोनिकल फॉर्म है, और ऐसे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे फॉर्म में देखो 1 लिखा है तो उसके नीचे 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तब जाकर रैंक बताओगे आप, तब जाके रैंक बताओगे। जैसे कि इसका रैंक कितना है? 1 2 3 4, 4 रोज है, सभी नॉन जीरो, इसका रैंक 4 है। लास्ट वाले एलिमेंट में 0 कर देता हूं तो रैंक कितना हो गया? रैंक 3 हो गया, बिकॉज एक रो उसमें 0 बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं, कैनोनिकल फॉर्म से आते हैं। ये वाला क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, रैंक वाले क्वेश्चन बार बार क्यों इतने रिपीट कर रहा हूँ कि रैंक पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, 101% रैंक पे क्वेश्चन मिलेगा, एक बार प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग। ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, इसका रैंक 1 आता है। ओके, 1 2 3 वही क्वेश्चन है, ये भी शायद क्वेश्चन हो गया यहाँ पे रिपीट। ओके, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या दिख रहा है क्वेश्चन? 2 5 4 8, रैंक बताओ। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, रैंक कैसे बताए? रैंक डायरेक्ट 2 बता देगा इसको, फिर डायरेक्ट 2 नहीं बताएगी, हमें पता है ना कैनोनिकल फॉर्म में लाना है, पहला एलिमेंट 1 लाओ। अगर यहाँ पे 1 आता भी है तो रो तो नॉन जीरो रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इसको नीचे वाले एलिमेंट को, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 लाने की कोशिश करता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन सेव करता हूँ आपका। आप 1 लाने के लिए क्या करोगे पता है? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे R1 को, तो क्या बनेगा? ये 1 बनेगा और ये 5/2 बनेगा। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गया, बाकी कुछ नहीं। अभी इसको 0 करने के लिए आप क्या करोगे? R2 में चेंज करोगे। कैसे करोगे? यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 आ गया, तो आप R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 करोगे, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। ये चलो कर देता हूँ यहाँ पे 4 8, ये नहीं किया तो भी चलता है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं है, 2/2 का है, डायरेक्ट इसको 0 करने की कोशिश करो। फर्स्ट रो तो 0 होगा नहीं, बिकॉज वहां पे 1 आएगा ऊपर वैसे भी। तो कैनोनिकल फॉर्म से भी जाते हो तो पहला 1 आ गया, अब इसके नीचे 0 करना है तो R2 माइनस 4 टाइम्स R1 कर दिया, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो में यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे समथिंग जो आएगा सो आएगा, यहाँ पे 0 तो नहीं बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 तो नहीं बनेगा, समथिंग कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये 0 नहीं बन रहा है, यहाँ पे एलिमेंट 0 नहीं बन रहा है ना, कि तो सेम नंबर होते या सेम बनने वाले होते तो 0 होते। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 में से माइनस करोगे तो 0 तो बनेगा नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है। तो जब समझ में आ रही है तो सॉल्व क्यों करते हैं? तो यहाँ पे ये भी नॉन जीरो नंबर मिल रहा है,
मतलब रैंक 2 है, रैंक कितना है 2 है इसका, इसका रैंक 2 है, अंडरस्टूड। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन वही है शायद, हाँ इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्लॉन फॉर्म, आ गया इक्लॉन कैनोनिकल फॉर्म पूछा है, कैनोनिकल फॉर्म पे स्पेशल क्वेश्चन देख लो, पूछा है मतलब बन सकता है। कैनोनिकल फॉर्म कौन सा है बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैनोनिकल फॉर्म, तो कैनोनिकल फॉर्म कौन सा है यहाँ से, अभी हमने डिस्कस किया कैनोनिकल फॉर्म, पहला 1 होना चाहिए, उसके नीचे सभी 0 होने चाहिए, फिर नेक्स्ट रो में राइट साइड में 1 होना चाहिए, उसके नीचे सभी 0 होने चाहिए, ऐसे दिखा तो कैनोनिकल फॉर्म। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, बी में तो नहीं है, ओके, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, इसमें है, इसमें भी है पहला एलिमेंट 1, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसमें है और इसमें, आप देखिए आगे डिस्कस करते हैं, 1 के नीचे सभी 0 है, 1 के नीचे सभी 0 है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 चाहिए था, नहीं है, इसके राइट में भी चलेगा लेकिन यहाँ पे 3 है, नहीं चलेगा, पहला एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, अगर नॉन जीरो रो जीरो करें तो 1 ही होना चाहिए, ये भी नहीं है, यहाँ पे 1 है चलता है, यहाँ पे भी 1 चलता है, यहाँ पे भी 1 चलता है, यहाँ पे भी 1 चलता है, बट राइट साइड में, किसके राइट साइड में, ये जो पहला 1 आ गया है ना उसके राइट साइड में ही बनाना चाहिए, इसके नीचे 1 नहीं चलेगा, इसके राइट साइड में कहीं पे भी चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, तो 1 यहाँ पे है, ओके है, इसके नीचे के सभी 0 है, ओके है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट, ये 1 हो सकता है ना, ये 3 दिख रहा है, आप बोलोगे सर आपने 1 बोला, ये भी 1 होना चाहिए, ये 1 हो सकता है ना, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगा, और इसके नीचे के 0 है ऑलरेडी, तो ये जो फॉर्म दिख रहा है दिस इज अवर कैनोनिकल फॉर्म, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा इस वाले केस में। यहाँ पे ये तो नहीं बन रहा है, सिस्टम ही नहीं बन रही है उसके कैनोनिकल फॉर्म के, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके राइट साइड में सभी एलिमेंट होने चाहिए, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ओके। चलो तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, समझ में आया क्या, कैनोनिकल फॉर्म, ऑप्शन सी इज यहाँ पे राइट आ जाएगा। आगे चलते हैं, हाँ अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन देखो, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अभी तक तो हमने रैंक वाले क्वेश्चन देखे, आपके पास 3 मेन टाइप है सिलेबस में, एक रैंक है, नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, उसके बाद में सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, उसके बाद है आइजेन वैल्यूज, आइजेन वेक्टर, कैले हैमिल्टन, ये सभी टाइप के हम क्वेश्चन देखने वाले, जितने टाइप के बन सकते हैं। A linear system of equation ax equals to b is said to be homogeneous system of equation. homogeneous कब होता है, हमने बेसिक में देखा है, homogeneous system of equation कब होता है, when the system is said to be homogeneous. yes, homogeneous system कब होता है, when the system is said to be homogeneous, जब आपके पास ax is equals to z होता है ना, z का मतलब है z इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जिसमें सभी मैट्रिक्स कैसे, सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, 0, तो ऐसी कंडीशन जब बनती है ऐसे सिस्टम को आप होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, x माइनस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में सभी 0 है तो सिस्टम होमोजीनियस है, अंडरस्टूड। और राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट आ जाते हैं 1 2 3 4 नंबर, तो नॉन होमोजीनियस है। तो ये बोला है कि सिस्टम होमोजीनियस कब होगी, तो हमें पता है ना, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ax इज इक्वल टू b लिखा जाता है, और अगर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू z है तो नॉन होमोजीनियस, और b का वैल्यू इक्वल टू z है तो होमोजीनियस, z का मतलब नल मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे में से भी पूछा जा सकता है जहां पे ये वाले ऑप्शंस दिए जाते हैं, अगर नॉन इक्वल टू z मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब वो नॉन होमोजीनियस हो गया, और इक्वल टू z आता है तो होमोजीनियस हो गया। एक तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा ऑप्शन में, या तो ऐसा दे करके ये कंडीशन दी रहेगी, तो ये समझना है कि राइट हैंड साइड 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस बनते हैं आपके, देखो, यस, ऑप्शन ए में a इक्वल टू बी बोला है, a इक्वल टू बी की बात नहीं बनती, b इक्वल टू z मतलब नल मैट्रिक्स, अगर b का वैल्यू z बन जाता है नल मैट्रिक्स तब ये होमोजीनियस बन जाएगा, ओके। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाँ b नॉट इक्वल टू z, ये तो नहीं होगा, ये तो नॉन होमोजीनियस वाला टाइप है, आपको होमोजीनियस पूछा है ना, इज सेड टू बी होमोजीनियस, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, b इक्वल टू z है तो होमोजीनियस, वही नॉन होमोजीनियस के लिए पूछा भी जा सकता है, ये शायद क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस का, यस नॉन होमोजीनियस बोला, नॉन होमोजीनियस कब होता है, जब आपके पास b नॉट इक्वल टू z होता है तब नॉन होमोजीनियस होता है, z का मतलब जीरो मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं चाहिए अगर आपको नॉन होमोजीनियस लिखना है, होमोजीनियस मतलब राइट साइड 0, नॉन होमोजीनियस मतलब राइट साइड में कांस्टेंट है, हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखा है वैसे बेसिक, ओके। चलो, a system of equation, a system of linear equation ax equals to b is said to be consistent. अब consistent कब होता है सिस्टम, yes when the system is said to be consistent
कंसिस्टेंसी हम कब चेक करते हैं, कब कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट की बात कर रहा है। यस, व्हेन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, जब आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी होता है, तब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट पूछा है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए का रैंक सेम होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अंडरस्टूड, ऑप्शन सी इज राइट। A homogeneous system of linear equation ax is equals to z, ax equals to z दिया है, has only trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है सभी वैल्यू जीरो, और ये कब मिलती है, जब होमोजीनियस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब r इक्वल टू n होता है, मतलब रैंक और अननोन इक्वल होते हैं, उस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। हमने बेसिक में देखा था एक ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम में हमने क्या बोला था कि आपके पास अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज ऑलवेज कंसिस्टेंट। होमोजीनियस है तो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, मतलब रैंक सेम होगा, चेक करने की जरूरत नहीं। फिर उसमें एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तब r का वैल्यू n के बराबर होता है, मतलब r मतलब रैंक, n मतलब नंबर ऑफ अननोन। r और n अगर इक्वल है तो सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है, सबका वैल्यू जीरो होता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो इसने वही पूछा है कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन कब हो गए, जब आपका r मतलब रैंक, रैंक को कैसे डिनोट किया जाता है, रो ऑफ ए से भी डिनोट किया जा सकता है ना। रैंक मतलब रो ऑफ ए, मतलब इसकी तरह से रैंक ही तो डिनोट करते हैं। तो रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, नहीं, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ, ये नहीं है आपका, रैंक और अननोन अगर सेम है तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बनता है, वे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax is equals to z where z is a null matrix is, कैसे होता है ये, ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। हमने अभी तो बोला है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट, होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता ही है क्यों, तो उसमें सॉल्यूशन मिलते हैं, एक तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। क्यों सॉल्यूशन मिलते हैं कि तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स ए का रैंक हमेशा वहां पे सेम आता है। क्यों सेम आता है, तो राइट हैंड साइड वैसे भी आपका जीरो होता है, तो जो ए का रैंक होता है वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है, तो आपका रैंक यहाँ पे हमेशा सेम आता है, इसलिए वो कंसिस्टेंट होता है। इसलिए याद रखो, जब होमोजेनियस सिस्टम होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। A non-homogeneous system of linear equation ax equals to b has unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन कब मिलते हैं, ये ट्री डायग्राम है अपना, ट्री डायग्राम वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर आप एक वीडियो भी देख लेते ना बेसिक का, सिर्फ एक वीडियो देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक में रखा गया, वो एक वीडियो में आपके ये जितने भी मैं एमसीक्यू यहाँ पे ले रहा हूँ सभी एमसीक्यू क्लियर होते हैं। किसी को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नहीं, बस एक वीडियो देख लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक में रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपका क्लियर हो जाता है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, मतलब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, और ये आपका क्या पूछा गया है, इसको यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं। तो पहले तो कंसिस्टेंट है तब यूनिक सॉल्यूशन है। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में r इक्वल टू n, याद रखो, r इक्वल टू n मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब r इक्वल टू n का मतलब क्या है, r का मतलब है रैंक और n का मतलब है नंबर ऑफ अननोन। तो रैंक और अननोन इक्वल हो जाए, ओके, तब वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। पहली बात तो कंसिस्टेंट होना जरूरी है, मतलब रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक इक्वल होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू की तो बात ही नहीं चलती। पहले तो रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन के बराबर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए। इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन कितने हो, अननोन कितने, मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल कितने हैं वो समझना जरूरी है। अननोन का मतलब वेरिएबल, जितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, रैंक भी 3 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का रैंक भी सेम है, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अंडरस्टूड। चलो इसके बाद चलते हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल्स टू b हैव इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मिनी कब होते हैं, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी होता है और वो लेस देन आर होता है, आर से लेस होना चाहिए, आर से कैसा होना चाहिए, लेस, आर से लेस। ये पहली बात तो ये देखो थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब ये इक्वल है तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, ये है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन की कोई बात नहीं बन रही, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है।
दोनों इक्वल है, लेकिन r का वैल्यू कैसे बोला, इक्वल टू r एंड r इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन बोला है ना, यहाँ पे r कैसा दिया है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन बोला है, r लेस देन n। तो इस केस में आपको इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट इस केस में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a non-homogeneous system of linear equation ax equals to b has no solution, उसको सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन कब होते हैं, जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता है, तब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। रैंक अगर सेम आ जाता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। मैंने कहा ना एक ही वीडियो देखो, ये सभी क्वेश्चन जितने मैं लिया ना अभी सभी के आंसर मिल जाएगा आपको, ये देखने की भी जरूरत नहीं, पढ़ते के साथ आप बता दोगे। एक वीडियो बेसिक का जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा होगा, एक ट्री डायग्राम वहां पे दिखेगी आपको, वो वाली ट्री डायग्राम देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, होमोजीनियस linear system of equation ax is equals to z, where z is a null matrix with number of equations are equal to the number of unknowns, has a non-trivial solution। number of equation is equals to number of unknown has a non-trivial का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसको सॉल्यूशन हो गए, जीरो नहीं हो गए। तो नॉन ट्रिवियल का केस में हमने यहाँ पे क्या बोला, अभी देखो डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया है, ऑप्शन डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिए। नॉन ट्रिवियल का मतलब है इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन के केस में ट्रिवियल बोला जाता है। नॉन मतलब इनफाइनाइट वाली बात होती है, मतलब आर लेस देन एन की बात बनती है। तो आर लेस देन एन कब होगा, आर लेस देन एन मतलब क्या है, आर का वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब आपके पास रैंक कम होनी चाहिए। तो अगर 3, अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ऐसे लॉजिकली ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। एक चीज ये देखो कि रैंक लेस देन, अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलता है, सिस्टम को दो सॉल्यूशन आर इक्वल टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब जेड के केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता है, ओके, जिसमें सभी एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो आता है। और एक केस होता है आर लेस देन एन का, जिसमें आर लेस देन एन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। तो रैंक कम होनी चाहिए, अगर रैंक मान लो मैट्रिक्स की कम हो जाती है आपके पास, ओके, रैंक कम हो जाती है तो एक रो कैसा मिलता है, पूरी तरह से जीरो मिलता है। और एक रो पूरी तरह से जीरो मिल रहा है मतलब इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। जब पूरा एक रो जीरो है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो जीरो मिलेगा ना इस केस में। जब भी कोई एक रो जीरो बन जाता है डिटरमिनेंट उसका जीरो आता है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है, इसका डिटरमिनेंट जीरो, नॉन ट्रिवियल केस में डिटरमिनेंट जीरो आता है, वो ऐसे रीजन से आता है। आर लेस देन एन है मतलब रैंक कम है, रैंक कम है तो एक रो जीरो होगा, एक रो अगर जीरो होगा तो वहां पे आपका जो भी है डिटरमिनेंट जीरो मिलेगा, तो डिटरमिनेंट जीरो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस कंसेप्ट समझ में आ गए तो इजीली जो है आपके एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। इसके लिए मैंने कहा पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो। वैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने कौन कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू बनते लिया है डिस्कस किया है, लेकिन इसके साथ और एडिशनल जो एक एक टॉपिक पे डिटेल लेक्चर है वो कंटेंट में रखे, उसको एक बार कंटेंट में डिटेल में देख लो। जब डिटेल देखोगे तब ये छोटी छोटी बातें वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन की, एक एक लेक्चर 15-20 मिनट का दिया है। जब उतना टाइम देते हैं तो एक एक कंसेप्ट के बारे में बारीक बारीक छोटी छोटी बातें बताई जाती है, और जब ये बातें बताई जाएगी तब ये छोटी छोटी बातें सब कवर होती है। मैंने कहा ना सिस्टम का, अब ये देखने के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक वीडियो देखो, ट्री डायग्राम जिसमें मैंने ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है वो देखो, उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन रीड करो। आप लोग इतनी इजी एमसीक्यू और ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, चलो तो आज यहां तक रुकता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ, कल अभी और मैं इस टाइप के क्वेश्चन लूंगा। अगेन यूनिट 1 पे हम क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। हम मिनिमम 3 यूनिट भी करते हैं ना तो भी अच्छे से कवर हो जाता है सब कुछ, लेकिन हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आज यहाँ पे रुकते, बाकी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कल के डेट में सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जितना हुआ है उतना पहले परफेक्ट करते चलो, और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट यूनिट के बेसिक जरूर देख लेना। तो आज के डेट में पहले यूनिट 1 प्रिपेयर कर लो, बेसिक देख करके कल का बेसिक ये एमसीक्यूज कवर कर लो। ठीक है, Link in description. Download the app for more videos.